हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, जिसमें मैंने आई के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था और एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ आई। क्या पढ़ेंगे जी? फिजियोलॉजी ऑफ आई पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ आई में हम क्या पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, आंखों में ऐसा क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हमारी दिमाग में वो इमेज बना पाती हैं, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं जो आंखों के अंदर होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ आई जो है आपकी बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको पढ़ेंगे तो शायद ही आपको कुछ समझ में आएगा, और ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको 100% लिख के मैं बोलता हूं आपको वो फिजियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही इकलौता हूं समझाने वाला, लेकिन आपको वो फिजियोलॉजी बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ आई। उसमें सबसे पहले आपको एक बात मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, वो बताना भूल गया था आपको मसल्स के बारे में। ठीक है, तो मसल्स जो होते हैं आई को जो कंट्रोल करते हैं, वो 3 मसल्स आपको देखने को मिलेंगे ऊपर और 3 मसल्स देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है कि टोटल 6 मसल होते हैं। ठीक है, 6 मसल होते हैं आंखों में। अब आंखों को हम मूव करते हैं ना, अब आंखें तो टिश्यू से बनी हुई हैं, मूवमेंट हमेशा किससे होगा? मसल से होगा। जब कोई चीज मसल या पेशियां या मांसपेशियों से जुड़ी हुई होगी तब वो मूव कर पाएगी। जैसे मेरा हाथ है, मसल के कारण मूव कर रहा है, यहां से मसल हटा दो, मूवमेंट खत्म हो जाएगा। खाली हड्डी मूवमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आंखों को मूवमेंट कराने के लिए चाहिए मसल। मसल 6 हैं, 6 में से 4 को हम बोलते हैं रेक्टस मसल। क्या बोलते हैं? रेक्टस। और 2 होती हैं ऑब्लिक मसल। क्या होती हैं जी? ऑब्लिक मसल। रेक्टस मसल और ऑब्लिक मसल। 2 ऑब्लिक है, 4 रेक्टस है। रेक्टस का मतलब देखिए, रेक्टस का मतलब है इरेक्ट वर्ड से बना रेक्टस। इरेक्ट से क्या बना? रेक्टस। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। इरेक्ट वाले मसल देखिए, ये देखो आपको मिल रहा है, ये इरेक्ट मसल, ये सीधी मसल है, ये सीधी मसल है। ठीक है, इनको बोलते हैं इरेक्ट मसल। देखिए नाम देखिए, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ऊपर वाला रेक्टस, नीचे वाला रेक्टस, साइड वाला रेक्टस, बीच वाला रेक्टस। देखो एक रेक्टस मसल ऊपर से आया, ये ऊपर से आया। ठीक है, ये बॉल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई गोल चीज नहीं है, देखिए ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल है। अब एक मसल, ये उंगली देखिए, ये यहां पर इसको पकड़ रही है, देखिए साइड से देखिए, ये इसको यहां पर पकड़ रही है। एक मसल यहां से, ये वाला सुपीरियर रेक्टस, ये वाला इंफीरियर रेक्टस। अब देखिए ये वाला मीडियल रेक्टस और ये वाला लेटरल रेक्टस मसल कहलाएगा। ठीक है, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस मसल कहलाएगा। ये मसल्स क्या करते हैं? देखिए सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है, सॉरी सुपीरियर रेक्टस जो होता है, वो सुपीरियर रेक्टस जो है आंखों को ऊपर की तरफ ले जाता है, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ ले जाता है। ठीक है, मीडियल और लेटरल रेक्टस साइड वाइज मूवमेंट कराते हैं। मीडियल रेक्टस जो होता है वो तिरछी निगाहों से देखने के लिए नोज से दूर की तरफ, और लेटरल वाला नोज की तरफ मूव करवाता है। ये ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल और ट्रोक्लियर नर्व से कंट्रोल होते हैं। अब इसके बाद ऑब्लिक मसल देखिए, ये वाला जो ऐसे गोल इसके ऊपर है, इसका नाम है ऑब्लिक मसल। ये 2 है, एक ये सुपीरियर ऑब्लिक, ये इंफीरियर ऑब्लिक, और एक ऊपर की तरफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो एक आई बॉल में 6 मसल, 2 आई बॉल में टोटल 12 मसल, टोटल 8 रेक्टस मसल होते हैं और 4 ऑब्लिक मसल होते हैं। ऑब्लिक मसल्स का काम होता है आपकी आईज को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ खींचना। जब आप किसी चीज को घूर के देखते हैं ना, तो आपकी आई बॉल थोड़ी सी बाहर आती है, और जब आप थोड़ा फोकस करके देखते हैं तो आई बॉल थोड़ी अंदर आती है। तो आई बॉल को बाहर की तरफ ढकेलना और अंदर की तरफ खींचना, ये काम होता है ऑब्लिक मसल्स का। ठीक है, तो ये मसल वाला डायग्राम आप देखिएगा। 2 आपको ऊपर
ऑब्लिक मसल देखने को मिलेंगी और 4 जो है टोटल रेक्टस मसल देखने को मिलेंगी। इनका फोटो एकदम खूबसूरत सा सुंदर सा खींच लीजिए, ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी समय दिया हुआ है, इस समय का सदुपयोग करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग आंखों के आगे आते हैं। ठीक है, आंखों में आगे आते हैं। देखो अब ये वाला बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही मस्त चीज़ बताने वाला हूँ कि आपकी आंखें जो होती हैं लेयर बाय लेयर बनी है। बाहर से जो हम डायग्राम बनाते हैं, आपको लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने उसमें 3 लेयर बनाए थे, बाहर एक व्हाइट, फिर एक रेड, फिर एक येलो। यहाँ पर भी सेम है, देखो एक व्हाइट, एक रेड और एक येलो, ये लेयर होती है। मतलब अगर आप आई बॉल को पकड़ो, एक फोर्सेप लो, एक पिन लो और उसमें से ऐसे ऐसे करके आई बॉल को अगर आप छीलने की कोशिश करोगे तो बाहर से व्हाइट वाला लेयर निकलेगा, फिर रेडिश कलर का लेयर निकलेगा, रेडिश कलर के अंदर में ये येलो निकलेगा। एक्चुअल कलर हो रेड या येलो ये जरूरी नहीं है, बट ये 3 लेयर, 3 स्तर दिखेंगे। जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, प्याज के छिलके एक के बाद एक निकलते हैं, वैसे 3 लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 लेयर के नाम क्या है? देखिए यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ शायद दिख जाए, बट मैं आपके लिए बड़ा सुंदर सा लाल लाल कलर में लिख के देता हूँ। लाल कलर बड़ा अट्रैक्टिव लगता है मेरे को बोर्ड के ऊपर, तो लाल कलर जो है उससे मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए लेयर को यहां पर हम बोलेंगे ट्यूनिक। क्या बोलेंगे? ट्यूनिक। तो सबसे बाहर का लेयर को बोलते हैं हम ट्यूनिका फाइब्रोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका फाइब्रोसा। दूसरा वाला लेयर, जब आप ट्यूनिका फाइब्रोसा जो व्हाइट वाला लेयर है उसको हटाएंगे, ट्यूनिका फाइब्रोसा के बाद आएगा ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, पहले ट्यूनिका फाइब्रोसा आएगा और उसके नीचे क्या आएगा? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये यू है, हाँ यू और एन मेरा थोड़ा सा एक जैसा दिख जाता है कभी कभी। अब तीसरा वाला है ट्यूनिका नर्वोसा। ठीक है, आप इसको कॉमन इंग्लिश में बोलना चाहें तो फाइब्रस ट्यूनिक, वस्कुलर ट्यूनिक और नर्वस ट्यूनिक कह सकते हैं, या आप साइंटिफिकली एकदम सुंदर और अट्रैक्टिव भाषा में बोलना चाहे तो ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा और ट्यूनिका नर्वोसा। अब ये है क्या चीज़? देखो बेटा, जो सबसे बाहर का लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल रहे हैं। ट्यूनिका फाइब्रोसा क्यों बोल रहे हैं? ट्यूनिका फाइब्रोसा बोलने के पीछे रीजन है भैया, ट्यूनिका फाइब्रोसा बोलने के पीछे रीजन ये है कि इसमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। वही कोलेजन फाइबर जो आपके स्किन में होते हैं, वही कोलेजन फाइबर्स आपके आंखों में पाए जाते हैं। आंखों में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है और वही स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के साथ कोलेजन फाइबर होता है। अब ये जो ट्यूनिका फाइब्रोसा है इसमें कौन कौन आते हैं? तो जो स्क्लेरा हमने पढ़ा था वो ट्यूनिका फाइब्रोसा का पार्ट है। सबसे बाहर स्क्लेरा होता है ना, व्हाइट वाला हिस्सा, और इसके अलावा कॉर्निया जो होता है ये ट्यूनिका फाइब्रोसा का पार्ट होता है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो यहाँ पर दोनों एक साथ आएंगे। ट्यूनिका फाइब्रोसा, यहाँ पर आउटर फाइब्रस ट्यूनिक लिखा हुआ है, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो होता है वही आगे जाके कॉर्निया बनाता है। स्क्लेरा ही आगे जाके क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। स्क्लेरा और कॉर्निया सिंगल हैं और वो किसके पार्ट हैं? वो पार्ट हैं हमारे ट्यूनिका फाइब्रोसा के, जिसमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप व्हाइट वाले हिस्से को, स्क्लेरा वाले हिस्से को या कॉर्निया वाले हिस्से को रिप ऑफ करेंगे, उसको कट करेंगे, वहां से अलग करेंगे, तो आपको मिलेगा ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोरॉइड वाला जो लेयर होता है, मतलब स्क्लेरा के नीचे, तो स्क्लेरा के नीचे वाला जो लेयर होता है वो लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं वस्क्यूलर लेयर, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड का फ्लो होता है, और वही वाले लेयर को हम ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा बोल रहे हैं। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा में क्या होगा? ब्लड होगा, और इसके पार्ट कौन होते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा का पार्ट होगा कोरॉइड और सीलियरी बॉडी। कोरॉइड और सीलियरी बॉडी। अब देखिए सीलियरी बॉडी मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि थोड़ा सा ठीक से उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर करेक्ट तरीके से मैं बता नहीं पाया था जल्दबाजी में। ठीक है, तो देखिए अगर आप अपनी आंखों को सामने से देखें तो ये आंखें हैं,
आंखों का ये मान लीजिए आइरिस वाला हिस्सा है, इसके बीच में लेंस फंसा हुआ है, ठीक है। तो लेंस जो है आपको जब आप सामने से देखोगे तो गोल दिखेगा, साइड से देखोगे किसी भी लेंस को तब वो उत्तल या अवतल यानी कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव दिखता है। आप सामने से देखोगे तो सारे लेंस गोल दिखेंगे, तो सामने से लेंस जो है वो आपको गोल दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाले हिस्से में ऐसे मसल होते हैं, ठीक है। जो आंखों का आइरिस वाला हिस्सा है उसमें मसल होते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इसको रेडिश बनाता हूं तो आपको ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, ठीक है। ये लेंस हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मसल है। अब ये जो मसल है इनको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। इनको क्या बोलते हैं, ये मसल को सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो होते हैं वो कोरॉइड का एक्सटेंशन होते हैं। सीलियरी बॉडी क्या होते हैं, कोरॉइड का एक्सटेंशन होते हैं। सीलियरी बॉडी का जो इनर वॉल होता है वो ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड होता है, मतलब आप बाहर से देखें तो आंखें कुछ ऐसी दिखाई देंगी। अब ये जो फोल्डिंग होता है, इन फोल्डिंग्स को हम सीलियरी प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। वो हुआ सीलियरी बॉडी और ये हुआ सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी प्रोसेस में से कुछ ऐसे मसल से जैसे निकलते हैं और ये मसल्स जो होते हैं वो इस लेंस को पकड़ के रखते हैं, अपनी जगह में बना के रखते हैं। तो ये सीलियरी बॉडी से निकलने वाले मसल्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट का काम होता है लेंस के साइज को बढ़ाना या घटाना। फॉर एग्जाम्पल अब आप मान लीजिए कि लेंस को आप साइड से देख रहे हैं, जब आप लेंस को साइड से देख रहे हैं तो आपको ऐसे वो कॉन्वेक्स दिख रहा है। जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा लाइट को वो उतना ज़्यादा पास लाएगा, ठीक है, उतने दूर से पास लाएगा। तो मान लीजिए आपको बहुत बहुत दूर से देखना है तो आपकी लेंस ऐसे पतली हो जाती है, उसका फोकस कम हो जाता है ताकि आप दूर से इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ों को देख सके। हम बोलते तो हैं कि 5 से 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, लेकिन वो क्लियर विजन है। अगर मेरा हाथ यहाँ पर है एकदम आंखों के सामने तो भी मैं इसको देख सकता हूँ, मतलब 0 सेंटीमीटर में मैं देख सकता हूँ, भले क्लियर देख सकूँ या ना देख सकूँ। और मैक्सिमम मैं इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ। आप चांद देख सकते हो, आप सूरज देख सकते हो, आप चाहो तो आप मार्स यानी कि मंगल ग्रह देख सकते हो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप शनि ग्रह भी देख सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें दिख सकती है जो नहीं पता कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। जबकि आपके मोबाइल का कैमरा ऐसा होता है ना, आप चांद देखते हो बड़ा सुंदर सा दिखता है रात के टाइम, आप मोबाइल निकालते हो, भाई इसका फोटो लेंगे स्टेटस में डालेंगे व्हाट्सएप में, जोरदार दिखेगा, सबको मजा आएगा। आप कैमरा निकालते हो, कैमरा डालते हो चांद की तरफ, तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा तो फोटो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कैमरे में जो लेंस लगा है उससे हजारों लाखों गुना अच्छा लेंस आपकी आंखों में है। इतना मेगापिक्सल है ना आपकी आंखों में कि जिसका जैसा कोई इमेजिनरी कोई आज तक कैमरा बना ही नहीं। तो वो जो लेंस है वो इन्फिनिटी तक देख सकती है और बहुत अच्छे से देख सकती है, जो कि आपके मोबाइल का कैमरा नहीं देख सकता। हो सकता है कि आपके मोबाइल के कैमरे में वो चांद से सिर्फ छोटा सा डॉट दिखे और आपको बड़ा सा सुंदर दिखता हो। तो ये जो चांद दिख रहा है आपको किसके कारण दिख रहा है? क्योंकि आप इन्फिनिटी से देख सकते हो। तो इन्फिनिटी से देखने के लिए, इन्फिनिटी से 0 तक देखने के लिए इस लेंस के साइज में बार बार अल्ट्रेशन होता रहता है, अलग अलग शेप में ये बदलता है। तो कैसे बदलेगा? देखिए, कोई चीज को आप खींच दो तो बीच में से पतली हो जाएगी, किसी को चीज को आप रिलीज कर दो तो वो क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। तो इसको खींचना और रिलीज करना ताकि उसका फोकस चेंज हो सके, लेंस का लेंस जो है अपनी जगह पर मूव कर सके और अपना साइज चेंज कर सके, फोकस चेंज कर सके, ताकि आप पास से लेकर दूर तक देख सकें। ये काम सस्पेंसरी लिगामेंट का होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ से निकलते हैं? सीलियरी प्रोसेस से। सीलियरी प्रोसेस किसका पार्ट है? सीलियरी बॉडी से। और सीलियरी बॉडी किसका पार्ट होता है? कोरॉइड का पार्ट होता है। तो कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, सीलियरी प्रोसेस और सस्पेंसरी लिगामेंट, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? ये तीनों के तीनों आएंगे ट्यूनिका वस्कुलोसा, या जिसको हम वस्क्यूलर ट्यूनिक कहते हैं। किसमें किसमें? ट्यूनिका वस्कुलोसा, या जिसको हम वस्क्यूलर ट्यूनिक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको बात समझ में आ रही है? चलिए 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 चलिए, अब थोड़ा सा इसको ना हटाना पड़ेगा ना, ये जो बनाए हैं अपन इसको खसकाना पड़ेगा। अगर ये खसकेंगे नहीं भाई साहब तो जीवन जो होगा हमारा थोड़ा सा तकलीफ में हो जाएगा। तो इसको खसका दिए, ठीक है। अब देखिए, अभी भी यहाँ पर दिखने लायक तो है।
दिखने लायक है ना? हाँ चलो। अब इसके बाद है ट्यूनिका नर्वोसा। नर्वोसा शब्द क्यों पढ़ा? नर्वोसा शब्द पढ़ा है क्योंकि ये न्यूरॉन्स का बना हुआ लेयर है। किसका बना हुआ लेयर है? न्यूरॉन्स का बना हुआ लेयर है। और क्योंकि ये न्यूरॉन्स का बना हुआ लेयर है इसलिए इसका नाम है नर्वस ट्यूनिक या ट्यूनिका नर्वोसा। और इसमें केवल और केवल और केवल और केवल एक ही चीज आती है, उसका नाम है रेटिना। आपका जो एंटायर रेटिना होता है वो पूरी तरीके से बना हुआ होता है न्यूरॉन्स का। तो बस वहां पे न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपकी खूबसूरत सी आंखों के अंदर में क्या क्या होता है? ये सारी चीजें होती है। 3 लेयर है, तीनों लेयर के नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको यहाँ पर कैनाल ऑफ स्क्लेम देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे कैनाल ऑफ स्क्लेम देखने को मिल रहा है। यही कैनाल ऑफ स्क्लेम में जब ग्लूकोज जमा हो जाता है तो उसको ग्लाइकोमा कहते हैं या ग्लूकोमा कहते हैं, जिसको हिंदी में काला मोतिया कहते हैं। आंखें काली हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ता है। बड़ा खतरनाक बीमारी होता है। ठीक है, चलिए 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 स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और पॉज कर करके नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए। चलिए 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 चलिए। अब मैंने बोला था आपको कि हम आपको सिखाएंगे कि भैया आंखों में जो इमेज है वो कैसे बनता है, आई में फिजियोलॉजी कैसे होती है। अब उसके लिए हमको रेटिना को समझना है। ठीक है, किसको समझना है जी? रेटिना को समझना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी आंखों में छोटा सा काला डॉट है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, जिसको साइज को कम या ज्यादा करने का काम होता है आइरिस का। आइरिस जो होता है उसको छोटा या बड़ा करता है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है जो आंखों के अंदर आ रही है वो कम या ज्यादा हो सकती है। और जब ये इंटेंसिटी चेंज होती है तब आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। मान लो बहुत ज्यादा लाइट आपके मुंह के ऊपर मार दे तो आप क्लियरली नहीं देखोगे, तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। जब आप अंधेरे में जाओगे तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके। अब ये लाइट जो है वो कितनी दूर से आ रही है इस चीज पर डिपेंड करता है। मान लो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, यहाँ से जब कोई चीज रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पर पड़ रही है तो ये मुझे दिख रहा है। अब ये इतना दूर में है। ठीक है, अब मान लो ये खिड़की खोलो, खिड़की के बाहर में एक बड़ी सी मस्त सी सुंदर सी कार खड़ी होगी। अब वो कार थोड़ी सी दूर है तो जब मैं वहां पर देखूंगा तो फोकस अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो डिस्टेंस ऑफ लाइट के कारण क्या चेंज होता है? लेंस का साइज चेंज होता है, जिसको अभी मैंने बताया सस्पेंसरी लिगामेंट करते हैं। और इसके अलावा जितनी इंटेंसिटी होती है उसके कारण प्यूपिल का साइज चेंज होता है। देखिए 2 चीजों का साइज चेंज हो रहा है, 2 चीजों का साइज चेंज हो रहा है। पहला साइज होता है प्यूपिल का साइज। प्यूपिल का साइज क्यों चेंज होता है? प्यूपिल का साइज चेंज होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण। लाइट ज्यादा है प्यूपिल छोटा, लाइट कम है प्यूपिल बड़ा। दूसरा लेंस का साइज छोटा होता है। लेंस का साइज छोटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स। जितनी दूर से लाइट आएगी उतना छोटा लेंस, जितने पास से आएगी उतना बड़ा लेंस, ताकि फोकस एडजस्ट हो सके और उतने इजीली आप किसी चीज को देख सके। बस साइज सही होना चाहिए। अगर साइज सही है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप तो इंफिनिटी तक देख सकते हो, ब्रह्मांड की कोई भी चीज देख सकते हो। बस उसका साइज जो होना चाहिए सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इसलिए आप सूरज चांद तारे सब कुछ देख पाते हो। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए अब ये होता कैसे, यहां तक तो समझ में आ गया। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रेटिना, और यहीं पर मेन फिजियोलॉजी होती है। देखिए ये बात समझिएगा हमेशा कि कोई भी बॉडी ऑर्गन में अगर वो सेंसरी ऑर्गन है तो सेंसरी ऑर्गन के पास एकदम स्पेशल कोई सेल होता है जिसके अंदर रिसेप्टर होते हैं। देखिए आप टेस्ट कैसे पता करते हो? टेस्ट पता करने के लिए आपको खाने को जीभ के अंदर रखना पड़ता है, जीभ के ऊपर रखना पड़ता है। आप दांतों से टेस्ट पता नहीं कर सकते। आप किसी खाने को टच करके, देख के, सूंघ के, सूंघ के पता नहीं कर सकते। आपको टेस्ट पता करने के लिए क्या चाहिए? टेस्ट बड चाहिए। टेस्ट बड क्यों चाहिए? क्योंकि टेस्ट बड के पास वो स्पेशल सेल होते हैं जो टेस्ट के सेंस को कैप्चर करते हैं। उनको हम बोलेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर, रिसेप्टर बोलेंगे। और वो गस्टेटरी रिसेप्टर एक न्यूरॉन से जुड़ा होगा जिसको गस्टेटरी न्यूरॉन बोलेंगे, और वो न्यूरॉन ब्रेन के एक सेंटर में जाएगा जिसको गस्टेटरी सेंटर बोलेंगे, और ये गस्टेशन यानी कि टेस्ट को पता करेगा। वैसे ही हमारी आंखों में क्या होता है? हमारी आंखों में स्पेशल टाइप का सेल होता है। वो स्पेशल टाइप के सेल को हम रॉड और कोन बोलते हैं।
होते हैं, रॉड और कोन मॉडिफाइड न्यूरॉन होते हैं, और इन रॉड और कोन में रिसेप्टर होते हैं लाइट के लिए, जिनको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर जो होते हैं उनमें लाइट अंदर जाती है, वो फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑप्टिक न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन में एक ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक सेंटर होता है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमको क्या चाहिए? रिसेप्टर। रिसेप्टर होगा किसी स्पेशल सेल में, वो सेल खत्म हो जाएगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी, आपके जीभ में से सारे टेस्ट बड हटा दें, आपको टेस्ट नहीं आएगा। आपके कान के अंदर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, आप कान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो साउंड वेव को कैप्चर करता है, उसको हटा दो, साउंड नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही आंखों में से रॉड और कोन को निकाल देंगे तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो रेटिना में क्या है? रेटिना में है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे वाले? जो कि मॉडिफाई हो गए हैं, तो ये है मॉडिफाइड न्यूरॉन। और मॉडिफाइड न्यूरॉन क्या करते हैं? मॉडिफाइड न्यूरॉन में होते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब वो खींचने वाला फोटो नहीं है, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है भैया, है ना? तो ये कौन सा वाला फोटो है सर? ये सेल्फी वाला फोटो है क्या? नहीं, सेल्फी वाला फोटो भी नहीं है। डीएसएलआर वाला है? डीएसएलआर वाला भी नहीं है। तुम लोग गधे लोग। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो बना है वर्ड फोटोन से। फोटोन का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ लाइट। तो पार्टिकल ऑफ लाइट को कैप्चर करने के लिए जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, अब देखिए कि अब रेटिना का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। रेटिना का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें, जैसा कि मैंने बोला कि उसमें होते हैं न्यूरॉन ही न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के 3 लेयर है, उन 3 लेयर में 4 टाइप के न्यूरॉन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं इमेज बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा, उससे अच्छा मैं एक फोटो आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोडेड है मतलब आपको ऐड करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आए। ठीक है, आपका समय बचेगा, मेरा समय बचेगा, और आप लोग का जीवन भी बचेगा। मेरा खराब वाला डायग्राम देखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये है वो खूबसूरत सी फोटो। खूबसूरत सी तो है वैसे, चलो आप लोग को समझ में तो आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर रेटिना में 4 टाइप के न्यूरॉन मैंने बोला। देखो यहाँ पर ब्लू वाला लेयर पहला लेयर, 3 लेयर 4 न्यूरॉन। ब्लू वाला लेयर पहला लेयर, ब्लू वाला लेयर पहला लेयर। इसको कौन से कलर से मार्क करें यार? लाल 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 फेवरेट हो गया मेरा आजकल। तो ये देखो ब्लू जो है, ब्लू वाला लेयर पहला लेयर। इसमें आपको 2 तरीके के न्यूरॉन मिल रहे हैं। एक ये लंबे वाले, देखो एक लंबे वाले ऐसे टाइप के न्यूरॉन है। ठीक है, एक ऐसे टाइप के न्यूरॉन है लंबे वाले, और एक जो है वो थोड़े से ऐसे कोनल शेप के हैं। ठीक है, कोन जैसा शेप है इनका। ठीक है, इनका कोन जैसा शेप है। तो 2 टाइप के न्यूरॉन है, एक लंबे वाले जिनको रॉड बोलते हैं। रॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रॉड की तरह लंबे है। दूसरे का शेप कोन की तरह है, देखो ये कोन की तरह शेप है, इसलिए इनका नाम कोन है। ये होते हैं रॉड और कोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस फोटो को देखकर बात समझ में आ रही है या नहीं? इसको देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको आगे मैं गोदा गादी करूं तो चीजें समझ में आती रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दुख गया, थोड़ा पानी वानी पीने दो, तब तक स्क्रीनशॉट लो। चलो, ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि ये इमेज बहुत क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप लोग को थोड़ा सा मेरा गंदा डायग्राम जो है वो बियर करना पड़ेगा। आपको मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अब चाहे तो 30-40 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा डबल स्टेप करने से 10 सेकंड आगे हो जाता है। 3-4 बार करो, ज़्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं आपको न्यूरॉन्स बना के दिखाता हूँ। बहुत क्लियर इमेज नहीं थी वो वाली, इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि क्यों ना फोटो बनाकर ही दिखा दें। ठीक है, भले हम चाहें तो छोटी फोटो बनाएं, छोटी फोटो बनाएं, बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, है ना, बहुत खूबसूरत ना हो, बट फोटो तो फोटो होती है, तो फोटो जो है वो बनाएंगे हम। ठीक है, अब मैं जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ भैया। देखो मेरे को, आप लोग को पता है, इतने पुराने स्टूडेंट हो आप लोग, ये आप लोग को पता है कि मेरा जो डायग्राम है बड़ा ही खूबसूरत सा है, मतलब कि बहुत ही बदसूरत सा है, और मौत आती है मुझे डायग्राम बनाने में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, क्या करें हम। अब ये ऐसा कोनल शेप होगा इसके आगे,
ये कोनल शेप होगा इसके आगे, और इधर जो होंगे, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन है तो सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो बाईपोलर होते हैं, और बाईपोलर न्यूरॉन कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, बाईपोलर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन वो न्यूरॉन, दुनियादारी सब पढ़ा चुका हूँ भैया है। ये रॉड हो गया, ऊपर वाला कोन हो गया। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई दावा नहीं करता कि यही डायग्राम है दुनिया में, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं, बकवास बात करता मैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको सुधारते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा था ये थोड़ा ठीक हुआ नहीं? ये ठीक है ना? हाँ चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखिए ये है आपके पास पहला लेयर, ये हुआ पहला लेयर। इस पहले लेयर ऑफ न्यूरॉन में आपको दो तरीके का दिख रहा है, ग्रीन वाला एक रेड वाला, ये सॉरी ब्लू वाला। एक ग्रीन वाले का नाम क्या है? ग्रीन वाले का नाम रख दिए हम लोग कोन। क्या नाम रख दिए? कोन। और ये ब्लू वाले का नाम रख दिए रॉड। ठीक है, अब इसके बाद देखना, इसके बाद एक और न्यूरॉन होगा यहाँ पर, जो नॉर्मल बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं, नॉर्मल बाईपोलर न्यूरॉन कुछ इस तरीके का। ठीक है, नॉर्मल बाईपोलर न्यूरॉन ऐसा टाइप का। ठीक, ये जो पीछे वाले न्यूरॉन है वो भी बाईपोलर है, लेकिन वो मॉडिफाइड है, जिनका शेप जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, जिनको हम रॉड और कोन बोल देते हैं। तो ये चोंच जैसा दिखने वाला बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इनको दूर दूर इसलिए बना रहा है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें, वरना थोड़ा सा पास होंगे, सिनेप्स इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इतना बना दिए। अब इसके बाद आखिरी लेयर, देखो भगवान बचा लिया ना आप लोग को, आखिरी लेयर पहुंच गया। आखिरी लेयर में क्या है? यहाँ पर होते हैं गैंग्लियर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये गैंग्लियर न्यूरॉन कैसे होते हैं? इतने गंदे तो नहीं होते भाई। गैंग्लियर न्यूरॉन कैसे है? गैंग्लियर न्यूरॉन जो है आप मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, ये गैंग्लियर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? गैंग्लियर न्यूरॉन है, मान लो ऐसा दिखता है। थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अरे बाप रे, हाँ ये जो है ऐसे और ये जो है ऐसे। ठीक है, ये क्या बना रहे हो सर? चोंच जैसा चिड़िया पक्षी बना रहे हो। मान लो कि आपके अंदर न्यूरॉन है वो चिड़िया पक्षी जैसे। भैया मैं आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ भैया। ये लोग बोले सब लोग कि सर दिख नहीं रहा है, तो जब दिख नहीं रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। अब ये क्या बना रहे हो सर? ये सारे जो एक्सॉन है उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, इनको बोले देखो, अब ये पहला लेयर रॉड कोन के बाद ये वाला दूसरा लेयर, इसको बोले बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है? बाईपोलर न्यूरॉन। इसके बाद क्या है? गैंग्लियर न्यूरॉन। गैंग्लियर न्यूरॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैंग्लिया बनाते हैं। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ एक्सॉन। तो यहाँ पे एक्सॉन का क्लस्टर बन जाता है आगे जाके। ठीक है, ऐसे करके क्लस्टर बन जाता है, और ये आगे जाके यही क्लस्टर जो है ये ऑप्टिक नर्व बनती है। यही क्या बनती है? ऑप्टिक नर्व बनती है। अब इसको इमेजिन करिए। ठीक है, अब जब लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमको एक फोटो डालनी पड़ेगी ताकि आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट मिल सके समझाने के लिए, अदरवाइज दुनिया तो बर्बाद है। हाँ, जीवन में तो वैसे ही बड़ा दुख दर्द है, मैं अगर आपको थोड़ा सा सहायता ना करूं तो आपके जीवन में भी दुख दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो जीवन में आपके दुख दर्द को कम करना मेरा काम है, ना कि बढ़ाना। तो जब जीवन में दुख दर्द ना हो तो देखो बताओ, अब ऐसे में कैसे करेंगे बताओ? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ओह ऐसे नहीं जी, क्या करेंगे हम लोग? करेंगे ऐसे। क्या करेंगे? ऐसे, और इसके बाद इसको हटाएंगे ऐसे। अब इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपको समझ में आएगा। देखो ये रेटिना है, इसके पीछे कोराइड है, येलो वाला रेटिना, इसके पीछे कोराइड है। अब रेटिना का ये वाला हिस्सा, लाइट इधर से आ रही है ना, लाइट इधर से आ रही है मतलब ऐसे आ रही है, लाइट इधर से आ रही है मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, व्हाइट कलर की लाइट है, व्हाइट लाइट। ठीक है, अब लाइट पहले क्रॉस करती है गैंग्लियर न्यूरॉन को, फिर बाइपोलर न्यूरॉन को, फिर रॉड को, और फिर कोन को। लेकिन रिसेप्टर कहां पर है? रॉड को और कोन को। अब देखो रॉड और कोन जो है सबसे अंदर धसे हुए है ना, ये सबसे अंदर धसे हुए। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर यहाँ पर एक एपिथेलियल का लेयर है, और इस एपिथेलियल के बाहर कोरॉइड है। ठीक है, कोरॉइड है, मतलब कोरॉइड के अंदर जब आप जाओगे तो पहले रॉड और कोन मिलेगा, लेकिन जब लाइट की तरफ से देखोगे, मतलब इधर से घुसोगे लेंस की तरफ से, तो रॉड और कोन आखिरी में, लेकिन कोरॉइड की तरफ से बाहर से खोलोगे तो आपको रॉड और कोन सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो लाइट इधर से आती है और इमेज जो है कैसे बनती है? देखो लाइट इधर से आती है और इमेज कैसे बनती है? इमेज ऐसे बनती है, मतलब कि लाइट जिधर पड़ रही है वहां से इन सब
को क्रॉस करती है, गैंग्लियर न्यूरॉन को, बाइपोलर न्यूरॉन को, और उसको ऑब्जर्व करते हैं रॉड और कोन, क्योंकि ना तो गैंग्लियर न्यूरॉन के पास फोटो रिसेप्टर होते हैं, ना तो बाइपोलर न्यूरॉन के पास फोटो रिसेप्टर होते हैं, और दोनों के पास फोटो रिसेप्टर नहीं होने के कारण कोन और रॉड तक लाइट डायरेक्टली पहुंचती है। अब यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, इस फोटो रिसेप्टर के कारण यहाँ अंदर फोटोन पहुंचते हैं, लाइट पहुंचती है। ठीक है, ये लाइट आ रही थी ना दी, लाइट, ये लाइट घुसाया था ना अपन अंदर। अब यही लाइट के कारण क्या होगा, यही लाइट के कारण इस रॉड और कोन में एक इंपल्स जनरेट होगा। ये इंपल्स अब वापस जाएगा, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का इंपल्स कैरी फॉरवर्ड करता है। ये इंपल्स इनके थ्रू जाता जाएगा और ऑप्टिक नर्व से पहुंचेगा ब्रेन तक। मतलब लाइट इधर से आती है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन इधर से होता है। लाइट इधर से आती है और इंपल्स जो है इधर से आता है। लाइट इधर से क्यों आ रही है, क्योंकि इधर ही लेंस है, और लेंस के सबसे बाहर में क्या है, गैंग्लियर न्यूरॉन। अब आप बोलोगे गैंग्लियर न्यूरॉन को अंदर क्यों नहीं बनाए, गैंग्लियर न्यूरॉन को अंदर बनाते तो गैंग्लियर न्यूरॉन से ही ऑप्टिक नर्व निकलना है, ऑप्टिक नर्व को अंदर घुसेड़ देते तो कोराइड फाड़ के वो स्क्लेरा से बाहर निकल जाता। गोल है ना भैया, ये गोल है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर थोड़ी ना, ये तो गोल है। ये क्या है, देखो आप मान लो की बात, इधर ऊपर सिक्का उछाए और वो नॉर्थ पोल को क्रॉस कर लिया, कर सकता है। क्यों कर सकता है, कर सकता है भैया, क्योंकि दुनिया गोल है। ठीक है, पत्थर फेंको इधर साउथ पोल से और नीचे आए वो नॉर्थ पोल में, घूम के वापस साउथ पोल में, गोल आ सकता है ना। बस वही वाला हाल है, क्योंकि ये गोल है। अगर हम लोग ये गैंग्लियर न्यूरॉन को अंदर घुसेड़ देंगे तो उसके बाहर क्या है, उसके बाहर तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। ठीक है, बस वही वाला हाल है यहाँ पर। तो इसीलिए ये रॉड और कोन अंदर है, और रॉड और कोन अंदर। ये क्या गंदा सा बन गया है, ये तो मैं नहीं बनाया, अच्छा बन गया, चलो ठीक। ये रॉड और कोन जो है ये अंदर है, और यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, ये लाइट आ रही है। ठीक है, अब जो मैंने इमेज डाउनलोड की थी अब उसको समझिए। अब ये वाली जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उस चीज़ को समझिए। मैंने यहीं पे दिखाया भैया, यहीं कहीं पे इमेज है ना, नहीं है, अरे अच्छा चलो ठीक है, इमेज था वो कहीं गायब हो गया है, मैं फिर से डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये काम करो, ये वाला फोटो देखो, ये वाला फोटो थोड़ा क्लियर भी है। ठीक है, अब देखो ये आपको दिख रहा है गैंग्लियर न्यूरॉन, ये बाइपोलर न्यूरॉन, ये आपको रॉड और कोन दिख रहा है। लाइट कहाँ से आ रही है, देखो लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है। इसके पीछे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल के पीछे यहाँ पर होगा कोरोइड। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो ना। अब लाइट इनको पूरा क्रॉस करती है, रॉड कोन को ये जगाती है, और रॉड कोन जो है अपना ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को यहाँ तक, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो जाती है। अब ये जो एपिथेलियल है उसका काम क्या है, एपिथेलियल का काम होता है एक्स्ट्रा लाइट का ऑब्जर्प्शन, एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जर्व करना। ठीक है, ठीक। इसके साथ एक चीज़ और सीख लीजिए, एक चीज़ और क्या सीख लीजिए, इसको सीखने के लिए, अच्छा ये यहाँ पर है भैया, हाँ इसको सीख लीजिए कि ये वाला पॉइंट जहाँ पर ऑप्टिक नर्व बन रही है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ऑप्टिक नर्व बन रही है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये खाली जगह है, और इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट, जहाँ पे इमेज नहीं बनता। जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आंखों के अंदर घुस रही है, बस वही वाले हिस्से में रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनता, इसलिए उसको हम लोग ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉट के थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पर, यहाँ पर एक येलो स्पॉट होता है जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनता है। यहाँ पर येलो स्पॉट होता है, यहाँ पर क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर इमेज बनता है, और ये ब्लाइंड स्पॉट में नो इमेज बनता है, कोई इमेज नहीं बनता है। ठीक, इतना ही याद रखना है। अब देखिए, अब फिजियोलॉजी समझते हैं। देखो रॉड और कोन में क्या होता है, रॉड और कोन को मान लो, ये रॉड या कोन जो भी मान लो इसको, इसके ऊपर ना ऐसे रिंग होते हैं। ठीक है, क्या होता है, रिंग होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्क। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या होता है, जैसे कोई भी केमिकल है, कोई भी चीज़ है, उसको सेल के अंदर घुसना है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर ले। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्रॉस नहीं करने देती है तो उसके लिए एक गेट बना होता है, इस गेट के थ्रू ये केमिकल अंदर जाता है, तो इस गेट को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। ये मैंने पहले के लेक्चर में बताया है। ठीक
ठीक है, रिसेप्टर क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में दरवाजा, गेट बना हुआ होता है जिसके थ्रू कोई पार्टिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस सकती है। अब गैंग्लियन न्यूरॉन और बाइपोलर न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोटोन नहीं घुस पाते, लेकिन ये जो रॉड और कोन होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्क होता है। अब इस डिस्क को अगर आप बड़ा सा कर लें तो इस डिस्क में एक प्रोटीन है, क्योंकि सारे रिसेप्टर जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। इस प्रोटीन को बोलते हैं ऑप्सिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन। इस ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर में एक एल्डिहाइड होता है। इस ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर में एक एल्डिहाइड होता है, इसको बोलते हैं रेटिनिन। इसको क्या बोलते हैं, रेटिनिन। ठीक, इसको हम बोलेंगे रेटिनिन। इसका नाम है सिस रेटिनिन। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिस रेटिनिन। रेटिनिन क्या है, रेटिनिन का लिखा हुआ है डेफिनेशन बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, इट इज एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, है ना। इसको सिंपल सा बोलो, विटामिन ए से बना हुआ एल्डिहाइड है। क्या है, विटामिन ए से बना हुआ एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए खाओगे तो रेटिनिन बनेगा। अब रेटिनिन का काम क्या है, देखो रेटिनिन ने ऑप्सिन को पकड़ के रखा हुआ है। रेटिनिन ने क्या करके रखा हुआ है, ऑप्सिन को पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसे ही लाइट फोटोन जो है वो ऑप्सिन पे पड़ती है, ऑप्सिन के अंदर जाती है, रेटिनिन से टकराती है। ठीक है, ऑप्सिन के अंदर जाती है और रेटिनिन से टकराती है। सिस रेटिनिन जो होता है, सिस रेटिनिन जो होता है वो लाइट पड़ने के कारण ट्रांस रेटिनिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिस रेटिनिन कहाँ पर है, सिस रेटिनिन रॉड्स और कोन्स में डिस्क होते हैं। डिस्क के अंदर में ऑप्सिन प्रोटीन होता है। ये ऑप्सिन प्रोटीन फोटो रिसेप्टर होता है। इस फोटो रिसेप्टर के अंदर एक एल्डिहाइड होता है जिसका नाम सिस रेटिनिन है। जैसे ही सिस रेटिनिन में फोटोन पड़ते हैं, सिस जो है ट्रांस में चेंज हो जाता है। ट्रांस रेटिनिन ऑप्सिन को छोड़ देता है। ट्रांस रेटिनिन लीव्स ऑप्सिन। ठीक, ट्रांस रेटिनिन क्या करता है, ऑप्सिन को छोड़ देता है। ऑप्सिन जैसे ही छूटता है, ऑप्सिन अभी तक बंधा हुआ था, ऑप्सिन जैसे ही छूटता है, ऑप्सिन क्या करता है, ऑप्सिन जो होता है एक GMPase नाम का एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ठीक, GMPase एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय ऑप्सिन। ठीक है, क्या क्या हुआ, डिस्क के ऊपर फोटोरिसेप्टर है जिसको ऑप्सिन प्रोटीन बोलते हैं। ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर रेटिनिन है, सिस रेटिनिन है। ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर में लाइट आती है, पार्टिकल घुसता है, सिस रेटिनिन ट्रांस के ऊपर चेंज हो जाता है। जैसे ही ट्रांस में चेंज होता है, ऑप्सिन जो होता है फ्री हो जाता है। ऑप्सिन फ्री होता है और GMPase नाम के एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब ये GMPase नाम का एंजाइम क्या करेगा, GMPase नाम का एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर एक साइक्लिक CGMP होता है। ये CGMP जो होता है, यहाँ पर CGMP का रिसेप्टर होता है। कहाँ पर, न्यूरॉन में। तो CGMP का रिसेप्टर होता है तो CGMP कंटिन्यूसली अंदर जाता रहता है। ठीक है, अब इस रिसेप्टर के पीछे मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर में बताया है कि हमारे बॉडी में एक चोरहा टाइप का मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं सोडियम का आयन। ठीक, तो जब ये CGMP अंदर जाता है तो इसके पीछे ये सोडियम का आयन भी अंदर चला जाता है। ठीक है, जब ये सोडियम का आयन अंदर जाता है तो अंदर जो होता है प्लस आयन के कारण पहुंचने के कारण जो चार्ज होता है वो -30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। -30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण जो न्यूरॉन होता है उसमें इंपल्स जनरेट नहीं होता, क्योंकि न्यूरॉन को चाहिए -70 वोल्ट, लेकिन अभी हो गया है -30 वोल्ट। क्यों, क्योंकि CGMP जो है उसका रिसेप्टर खुला है जिससे CGMP अंदर जा रहा है और उसके पीछे सोडियम अंदर जा रहा है। अब GMPase एंजाइम क्या करता है, GMPase एंजाइम जो है CGMP को GMP में चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पर GMPase आएगा। अब क्योंकि ये जो रिसेप्टर था जिससे सोडियम अंदर जा रहा था वो CGMP का था, अब CGMP खत्म होकर GMP बन गया तो GMP उस गेट से अंदर नहीं जाता, वो नहीं जाता तो सोडियम नहीं जाता, सोडियम नहीं जाता तो जो -30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो -70 वोल्ट का हो जाता है। और -70 वोल्ट होते ही क्या होता है, ये वाला न्यूरॉन अपना इंपल्स जनरेट करता है। ये वाला न्यूरॉन अपना इंपल्स जनरेट कैसे करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करके। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और एसिटाइल
एसिटाइलकोलिन जो है वो इम्पल्स आगे भेजता है और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है ब्रेन में, मतलब ब्रेन स्टिमुलाई होता है। जैसे ही आप आंखें बंद करोगे क्या होगा, यहाँ पर लाइट का जाना बंद होगा, तो जो ट्रांस रेटिनिन है सिस रेटिनिन में चेंज होगा, सिस रेटिनिन ऑप्सिन को पकड़ेगा, ऑप्सिन जो है वो जीएमपीएस को एक्टिवेट नहीं करेगा, जीएमपीएस नहीं होगा, सीजीएमपी रह जाएगा, जिससे सोडियम अंदर जाएगा, इंपल्स रुक जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्लो करिए, फिर से देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कल के लेक्चर का शुरू का 10 मिनट जो होगा मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा आने वाले लेक्चर में, क्योंकि ईयर छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं नहीं उसको समझाने के लिए, तो उसका शुरू का 10 मिनट ये फिर से मैं रिपीट करूंगा। आज टाइम की कमी के कारण यहाँ पर इसको मैं बहुत धीरे नहीं पढ़ा पाया हूं, मैं इस चीज को मानता हूं, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं जिस तरीके से फिजियोलॉजी ऑफ आई में इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा वो इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये अगर आपने समझ लिया है, अगर आपने एक बार पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया था तो अभी पूरा समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप ये पहली बार देख रहे हो वीडियो, इसके पहले आई के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है 50% आया, 50% नहीं आया, आखिरी के ये केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आए। इसके लिए मैं अगले वाले लेक्चर का शुरू का 10 मिनट आप सभी को फिर से समझाऊंगा और अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ आई और आपको इमेज का फॉर्मेशन, उसका बायोकेमिस्ट्री 100% क्लियर समझ में आएगा। दैट वाज माय प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, तब हम देखेंगे, और अभी वाले वीडियो को लाइक करिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए, और तब तक थैंक यू वेरी मच।